Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to talk about the last episode of Karzeja. Okay, actually last two episodes of Karzeja. कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि कोई माफिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो ड्रामे होते हैं ना उनकी एपिसोड्स मेजरली ना सारी बड़ी सही चल रही होती हैं, फिर एकदम से लास्ट 2 एपिसोड्स 3 एपिसोड या लास्ट वाली एपिसोड में पता नहीं क्या हो जाता है और आप कहते हैं यार ये उसी राइटर ने लिखी है, यार ये वही डायरेक्टर है, यार ये वही प्रोडक्शन हाउस है, ड्रामा तो कुछ और कह रहा था, ये क्या हो गया। सो आई जस्ट फील दैट देयर इज़ अ माफिया गोइंग ऑन जो मे भी कुछ आके कुछ करता है कि लास्ट वाली एपिसोड जो है ना चेंज कर दो। दैट कैन नॉट स्टैंड ट्रू टू द होल ऑफ द ड्रामा। खैर, सबसे पहले तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं जो सोचती हूँ मैं उसको अच्छे तरीके से बोल सकूँ, क्योंकि कभी कभी आपके जहन में इतनी सोचें होती हैं, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। और मैंने ऑल दो पॉइंट्स लिखे हुए, और यू नो उसके ओवरवेल्म होने की वजह क्या है? ओवरवेल्म होने की वजह ये कि आप एक ड्रामे से इतने अटैच हो जाते हैं कि आप फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होती है और आप कहते हैं ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी है। यू ऑल्सो डोंट वांट टू अंडरमाइन द एफर्ट्स ऑफ एवरीवन हु इज़ इन्वॉल्व, यू नो। एक बहुत बड़ी कास्ट इसमें इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है, बहुत अच्छे मैसेजेस हुए हैं। तो चैलेंज ये होता है कि आप अपना पॉइंट भी बता सकें और उन लोगों के काम को भी अंडरमाइन नहीं कर सकें और आपकी बात सुनी जाए, ना कि ऐसा लगे कि आप सिर्फ ऐसी शोर मचा रहे हैं। ये एक चैलेंज होता है, यू नो। सो अल्लाह करे कि आज मैं अपने इस चीज़ में कामयाब हो सकूँ जो मैं चाह रही हूँ। और कुछ लोग ड्रामा देखते हैं, कुछ मेरे जैसे होते हैं बहुत इमोशनल, यू नो, और वो कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आई क्राई विद माई कैरेक्टर्स, आई लाफ विद देम, आई डोंट नो, मैं उनकी दुनिया में चली जाती हूँ। शायद इसीलिए मेरी रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। सो कर्ज़े वो एक ड्रामा था जो शुरू से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और उसके 2-3 वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा था। मुझे लगा कि वो एक ह्यूमन लेवल पे लाके चीज़ों को दिखा रहा है और दुनिया में, सोसाइटी में हमारे आसपास जो हो रहा है वो दिखा रहा है। उसने एक और बात बहुत अच्छी की, सेकंड ये कि इट वेंट बैक इनटू द रीजंस, और हमें कॉल आउट किया कि जब हम एज ह्यूमंस, एज अ सिंगल पर्सन ऑफ द सोसाइटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते, जब हम हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें लगता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक ही तो केस है। लेकिन जब वो मुड़ के हमारी तरफ चीज़ आती है तो हमें कितना दुख और तकलीफ़ होती है। तो वो चीज़ हुई। तीसरी चीज़ पेरेंटिंग पे वो लेकर आया कि बच्चों को जिस तरीके से माँ बाप पालते पोसते हैं, यू नो, और माँ बाप अगर सही टाइम पे बच्चों को ना रोकें और उन्हें गलत चीज़ों पे डिफेंड करते रहें तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये चीज़ हुई। उसके अलावा हरासमेंट, सिंगल मदर, माँ बाप, बेटी और माँ की रिलेशनशिप, जायदाद में हिस्सा एक बेवा का। और ये एक बहुत रिलेटेबल चीज़ है जिसको शायद अब मैं बात करी हूँ तो मुझे लगा कि पूरे ड्रामे में भी शायद हमने इतना हाईलाइट या वो नहीं किया कि कितनी बेवाओं और कितनी डाइवोर्स वाली औरतों की जायदाद या उनके हिस्से की जो चीज़ होती है वो खा ली जाती है, क्योंकि वो सिस्टम उनको दे नहीं रहा, उनके बच्चों को वो दे नहीं रहा, उनको अपने पास रख लेते हैं ताकि जायदाद आपके पास रहे। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, यू नो। फिर उसके बाद एज डिफरेंस, बड़ी एज में जाके शादी करना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी बेटी शादी की एज की है लेकिन आप अपनी माँ की शादी करा रहे। सो इन सो मैनी वेज कर्ज़े वॉज रेवोल्यूशनरी, इट वॉज very interesting and very great project. But then comes the last episode and then everything is gone, for me at least, you know. It just, मतलब अगर पूरा खाना अच्छा खाएं और लास्ट खाने में कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए तो आपको वो पूरा खाना ही बदमज़ा हो जाता है ना। तो यही चीज़ होती है। देन यू क्वेश्चन कि ये ड्रामा मैंने क्यों देखा, व्हाट इज़ दिस ड्रामा टॉकिंग टू मी अबाउट। सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड। मेरे साथ क्या हुआ, एपिसोड स्टार्ट हुई, मैंने देखना शुरू किया, आई वाज रियली एक्साइटेड। आई वाज लाइक ओह कोर्ट सीन्स आएंगे, क्योंकि प्रोमोज में दिखाया है कि नशवा विल फाइट विद बुरहान, शी विल फाइट अगेंस्ट अमार एंड शी विल फाइट फॉर जस्टिस। एंड यू नो द मिनट दैट आई हैव बीन वेटिंग कि नशवा विल राइज टू हर फुल पोटेंशियल या वेयर वी आर सपोज टू सी हर, ये होगा, अभी तक हम वेट कर रहे हैं। तो मैं उन सब थॉट प्रोसेस के साथ मैंने एपिसोड देखना शुरू की। एंड देन मुझे समझ ही नहीं आई क्या हुआ, मुझे हैरानी होती गई। मैं बहुत, मतलब सबसे पहले तो जब बुरहान ने केस के लिए हाँ बोला तो मुझे वहीं समझ नहीं आई कि जब उसको कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, घर वाले कर रहे हैं डिमांड और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको पनिशमेंट हो जाए, तो फिर बुरहान को केस लेने की क्या ज़रूरत थी। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन दैट केम इनटू माय माइंड।
खैर फिर बुरहान और नशवा का वो हुआ, फिर नशवा को बख्तियार ने डांटा, उसकी दादी ने डांटा बीनिश के सामने। वो एक मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज चीज़ थी कि बीनिश कुछ बोल नहीं रही है और बख्तियार का दुख सिर्फ एक उस तस्वीर की हद तक था। उसके बाद बख्तियार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके घर में क्या है, उसकी बेटी का बेटा चला गया है। एंड देन माई थिंग वॉज दैट बख्तियार इज़ दिस विलन, यू नो। तो बख्तियार को फिर वैसा विलन दिखाए ना, अगर वो नशवा को धमकी दे रहा है कि देखो लोगों की जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ आके उसने क्यों नहीं धमकी दी? उसने बीनिश के ससुराल वालों को क्यों नहीं धमकी दी कि अगर आपने बच्चा वापस नहीं किया तो फिर आप देखें मैं क्या करता हूँ? जब हम ऐसे ड्रामे बनाते हैं, जब हम कैरेक्टर्स की एक सर्टन क्वालिटीज़ रख रहे हैं, तो फिर हमें उनको लेके चलना चाहिए ना उस तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि आज के एपिसोड में हम चूज़ करते हैं कि बख्तियार को बहुत ईवल दिखाएं, आज के एपिसोड में हम चूज़ करते हैं बख्तियार को थोड़ा रुलवा दें, आज के एपिसोड में हम चूज़ करते हैं बख्तियार कहीं मिड में खेलेगा। नो, यू आर रूइनिंग योर ओन प्रोजेक्ट, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑल योर एफर्ट्स एंड अ ग्रेट मैसेज दैट यू आर गिविंग, यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ऑल ऑफ दीज। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर शुरू से है उसको एंड तक वैसा ही रखें आप। तो यहाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। फिर आया जी कोर्ट केस, एंड देन इतना बिल्टअप हुआ कि म्यूज़िक दिखा रहे हैं, नशमा काम कर रही है, माहीन की बहन से बात करी। आई वाज लाइक यार दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड केस, ओह वाओ, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू हियर नशमा फाइट इवन इफ बुरहान विंस इट समहाउ। नशवा एक अच्छा केस देगी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड इट। एंड क्या होता है, नशवा सिर्फ जज्बाती बातें करती है। नशवा ने पहले 10 मिनट में तो मेंशन ही नहीं किया कि एनी गवाह जो है वो अमार की बहन है, उसको उसने कॉल करके अपनी बहन को उसकी डेड बॉडी दिखाई, इतना बड़ा पॉइंट नहीं दिया। कोई उसके पास लॉजिकल चीज़ नहीं थी, कोई उसने ये प्रिडिक्ट ही नहीं किया था कि बुरहान उसको ये कह सकता है और उसके जवाब में उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। बुरहान की हर बात के जवाब में उसके पास एक इमोशनल वो था कि नहीं बट ये, और साबित हुआ है कि उसने असद को किया है। इट वॉज सच अ वीक आर्ग्यूमेंट, इट कॉम्प्रोमाइज माई होल एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग कर्ज़ेजा एंड आई वाज लाइक क्यों? अब यहाँ से पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1 पॉइंट, आप कोर्ट केस कर रहे हैं, आप लॉयर से जाके क्यों नहीं बात कर सकते? हमारे ड्रामे, हमारे क्रिएटर्स रिसर्च क्यों नहीं करते? आई फेल टू अंडरस्टैंड। यार स्क्रिप्ट भेज दो किसी लॉयर को, हम सब किसी ना किसी लॉयर को जानते हैं, उसको देख के बोल दो भाई इसके जवाब में क्या ये वाला आर्ग्यूमेंट सही कर रहा है। आई थिंक इफ़ आई वॉज अ लॉयर आई वुड बी वेरी ऑफेंडेड। आई विल से प्लीज़ do not show any of your actors as lawyers because we are not this dumb। हम ऐसा थोड़ी है, हम काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं, हम में कैपेबिलिटी है, हमने टाइम स्पेंड किया है पढ़ाई में और अपने केस को आगे लेके जाने में। हम ऐसे केस नहीं प्रेजेंट करते हैं, वी कम अप विद लॉजिकल एंड क्लियर थिंग्स। हम नशवा जैसा केस तब प्रेजेंट करते हैं जब हमें किसी ने पैसे दिए हो या जब हम केस हारना चाहते हैं, यू नो। तो मैं तो वाकई एज अ लॉयर बड़ा ऑफेंड होती। तो हम रिसर्च क्यों नहीं कर सकते? थेरेपी का क्वेश्चन है, डॉक्टर्स का क्वेश्चन है, ये वाली रिसर्च है, ये वाला शोबा है, पेशा है, रिसर्च करें यार। किसी लॉयर को देख के आई वाज जस्ट सो डिसअपॉइंटेड। मतलब उसके मुकाबले में बुरहान केम अप विद द राइट थिंग्स एंड इवन आई कुड से कि यार ये तो बोल सकता है, मैंने किसी को भी पैसे दे के झूठा गवाह ला सकता था बख्तियार कि मैंने किया, मुझे पैसे चाहिए थे या मुझे उसने मेरी ये बात नहीं सुनी और अमार पे फॉल्स एक्यूजेशन हो रहा है। और आपने प्रोमो से इस चीज़ को प्रमोट किया है, तो फिर आपका कोर्ट का केस सॉलिड क्यों नहीं था? फिर आप क्यों इस चीज़ पे पुश कर रहे थे? क्यों हमें एज ऑडियंस हमारी एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ाई थी कि हमें एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई मिलेगी? बिकॉज नथिंग हैपन। वी जस्ट वॉच बिस्मा क्राइंग थ्रू आउट सो मेनी एपिसोड्स, नशवा ट्राइंग टू हाइड समथिंग, अमार ट्राइंग टू शो हिज एंगर। ऑल ऑफ दिस वुड हैव बीन सो मच बेटर अगर हमें 2 से 3 एपिसोड सिर्फ कोर्ट केस की मिलती, जहाँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कोर्ट केस चलता, जहाँ नशवा वो कहते हैं पर खच्चे उड़ा देती, वो कहते हैं एक वर्ड, आई होप मैं सही वर्ड यूज़ करी हूँ, कि मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। अब इधर से मैं एक और पॉइंट निकालने की बात करती हूँ। जब एक लड़की को आप इतना दिखाते हैं, आप हमारी एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अच्छा काम कर रही है, टैलेंटेड है, फिर आप उससे इतनी वीक एग्जीक्यूशन कराते हैं किसी एक चीज़ की, तो आप काइंड ऑफ ये कह रहे होते हैं कि वो लड़की है इसलिए उसने नहीं किया। ये दिस इज़ हाउ आवर माइंड्स वर्क। क्योंकि नशवा अभी तक एक सिंगल माँ की बेटी एज अ लड़की ही उसकी एफर्ट्स दिखा रहे हैं, ठीक है। इसी पे केस मबनी था कि कैसे एक लड़की फ़ाइट करेगी जस्टिस के लिए। दूसरी तरफ बुरहान है, हु इज़ अ गाय, ही इज़ गिविंग सॉलिड एक्सक्यूजेज, सॉलिड जस्टिफिकेशन। सो व्हाट यू डू इज़ यू से दैट एक लड़की कभी भी इंटेलिजेंट वो नहीं कर सकती और एक लड़का हमेशा अच्छी चीज़ें करता है। तो आप एक कॉज को लड़कियों के बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट कर देते हैं, जो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए था।
खैर फिर एपिसोड गई, अभी भी मैं उम्मीद रख रही थी कि शायद कहीं कोई चीज़ें चेंज हो जाएं। लास्ट एपिसोड आती है नाउ, आई वाज थिंकिंग अच्छा ठीक है बुरहान अब आगे कुछ बोलेगा, बीनिश आई है, बीनिश कुछ बोलेगी, अब नशवा के पास कुछ आएगा, वो माहिन की बहन को बुला लेगी या कुछ होगा, बट कुछ भी नहीं होता और अमार कन्फेस कर लेता है। चलें यहाँ तक भी ठीक था, अमार ने कन्फेस कर लिया, डिसअपॉइंटमेंट हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। अमार बाहर जाता है एंड अमार गिव्स अ लाइक Nameer Khan gives a really great performance in front of his sister, mother and father and everyone, which as a performance was amazing. But अगर आप character को लें then you are thinking कि हमें क्यों दिखा रहा है ड्रामा, why is the drama showing me all of this? अभी तक ड्रामा पिछले हफ्ते जो मैंने रिव्यू किया था मैंने यही कहा था कि आई लाइक कर्जे जा बिकॉज कर्जे जा इज शोइंग दैट अमार के पीछे उसके पेरेंटिंग के रीजंस है, बट इट्स नॉट जस्टिफाइंग देम एज द इट्स नॉट जस्टिफाइंग अमार्स बिहेवियर बाय शोइंग दैट। लेकिन जब आपने ये पूरा सीन दिखा दिया, जब वो रो रहा है, जब उसने अदालत में इतना बड़ा लेक्चर दिया अपने बाप को और सब कुछ, तो आपने अपने कॉज को के ऊपर पानी फेर दिया और आपने बेसिकली ये कहा कि नहीं अमार की गलती नहीं है, उसके माँ बाप की गलती है जिसकी वजह से अमार ऐसा है। अमार एक जवान शख्स है, अमार जब किसी को रेप कर रहा था, अमार ने जब किसी को मर्डर करके फेंका या कोशिश की, अमार ने जब अपनी बहन के मियाँ पे गोली चलाई, तो अमार के पास डिसीजन था येस और नो का और अमार ने वो चूज़ किया जो अमार ने किया। सो अमार इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक ड्रामा वहाँ तक तो सही था जहाँ तक ड्रामा दिखा रहा था कि पेरेंटिंग मेक्स अ डिफरेंस, लेकिन ये कहना कि अमार की सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोली उसके पेरेंट्स पे आती है इज़ नॉट फेयर, इट्स कम्प्लीटली नॉट ट्रू। और उसके बाद उसका पूरा वो रोने का सीन दिखाना, उसके गले लगना, उसका बीनिश के साथ वो कहना कि बीनिश मुझे सॉरी और अपने भांजे के साथ बात करना, भतीजे के साथ बात करना और कहना कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नफरत करना नहीं सिखाया। ऑल दीज डायलॉग्स क्रिएटेड सिंपैथी इन आवर हार्ट for this character who has committed really bad crimes। तो मैं सवाल करती हूँ कि ड्रामा कर क्या रहा था, मुझे नहीं समझ आई। इसका मतलब है थोड़ा देर से पहले इस्लामाबाद में जो केस हुआ था जिसमें एक लड़की की गर्दन को काट के अलहदा कर दिया गया था, अगर उसका वो इंसान जिसने ये किया वो आके इसी तरीके से रोए तो हम बोलेंगे यार इसका कसूर नहीं है, इसके पेरेंट्स का कसूर है। अभी कुछ अर्से पहले जो बच्चों का केस हुआ था उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो आके हमारे सामने रोए तो हम बोलेंगे नहीं यार इनका कसूर नहीं, इनकी पेरेंटिंग का कसूर है। सो हम क्या कहना, हम तो इस तरीके से किसी भी इंसान जिसने जानते बूझते एक खौफनाक क्राइम किया है उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सो ड्रामा जिस चीज़ को बोलता आया अभी तक बोलता है, ड्रामा उसी के अगेंस्ट चला गया एंड दिस वाज सो डिसअपॉइंटिंग। एंड अगली बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं समझ आती हमारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स क्यों इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते कि जो आप करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इम्पैक्ट्स माइंड्स, इट चेंजेस माइंडसेट्स, यू हैव दिस पावर। आप यूट्यूब पे जाके देखें, पीपल आर राइटिंग दे फेल्ट फॉर अमार, दे नॉट फॉर नमीर, दे फेल्ट फॉर अमार्स कैरेक्टर। ये कितनी अजीब सी बात है कि हमारे ड्रामे ने एक शख्स जो कि कातिल है, जो रेपिस्ट है, जो नशा करता था, जिसने आज तक कोई एक अच्छा काम नहीं किया, उसके लिए सिंपैथी क्रिएट कर दिया हमारे ऑडियंस में। एक्चुअली उसको हीरो बना दिया है, पीपल आर रूटिंग फॉर हिम कि वाओ क्या बात है, अमार ने क्या कहा। तो इसमें अगर हम में से किसी को भी इसमें कोई मसला समझ नहीं आता तो फिर बहुत सैड बात है। सो आई वुड रियली विश दैट हमारे ड्रामे, हमारे क्रिएटर्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करें और सोचें कि जब एक मैसेज आप देते हैं, जब आप एक विलन, एक नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ऐसे जज्बात क्रिएट करते हैं तो आप लोगों का माइंडसेट चेंज कर रहे होते हैं। आज हम उसको बोल रहे हैं कि इट्स हाँ अमार बेचारा का वर्ड हमने उसके साथ यूज़ कर लिया, ठीक है, अगली बार हम अमार को माफ़ करने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ स्लोली अ कॉन्सेप्ट, a different opinion creeps in your mind, in the mindsets। ये इस पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, you know। आज नेटफ्लिक्स के शो को उठाएं तो एक कॉन्सेप्ट जिस पे हम एग्री नहीं करते वो हर शो में क्यों मौजूद है, इसीलिए क्योंकि वो उसको एक्सेप्टेबल बना रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने उसको एक्सेप्टेबल बना दिया है। अमेरिकन प्रोग्राम मोस्टली देखें तो वहाँ पे एक इंडियन कैरेक्टर ज़रूर होता है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने उसका आदी बनाया और अब वो एक पार्ट ऑफ द नैरेटिव होता है। तो आप जो कर रहे होते हैं, आप ऑडियंस की या तो रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या एक्सेप्टेंस बढ़ाते हैं चीज़ों के लिए। सो फॉर मी बाय डूइंग दिस यू एक्चुअली
मेड इट ओके फॉर पीपल टू से इट्स ओके। अगर आप सिंपैथी क्रिएट कर लें अपने टॉक्सिक विलन के लिए तो इट्स ओके, आप भूल जाएं उसने सब कुछ क्या किया, और उसका एक्चुअल रीज़न तो उसके माँ बाप है जिन्होंने उसकी तरबियत सही नहीं की। वो एक जवान शख्स है, उसकी चॉइसेस डज नॉट मेक अ डिफरेंस बिकॉज पेरेंट्स वर रिस्पॉन्सिबल। आपने 30 एपिसोड्स में हमें पेरेंट्स की चीज़ दिखाई, इट वॉज इनफ। इधर लेट गो करते अम्मार को उसकी ओनरशिप होने देते फॉर वॉट ही हैज़ डन। ही शुड नॉट हैव टर्न बैक टू हिज फादर एंड सेड ऑल ऑफ दिस। अम्मार शुड हैव ओन वॉट ही डिड एंड अम्मार शुड हैव जस्ट गॉन। खामोश रह सकता था अम्मार, या कन्फेशन करने के बाद हो सकता। उसके बाद जो पूरा आपने दिखाया ना, दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस एंड आई थिंक इट वॉज अ डिससर्विस टू द इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि ड्रामे ने दिया। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, चीख में आज से 5 साल पहले वजी के कैरेक्टर ने भी यही किया था। पूरे ड्रामे में वजी ने ये किया। कटहरे में वजी साहब ने सारा इल्ज़ाम अपने भाई पे डाल दिया कि मैं तो हूँ ऐसा क्योंकि मेरे भाई मुझे प्रोटेक्ट करते थे, मेरे भाई ने ये किया। वजी जिसको हर चीज़ का अंदाज़ा है, जो एक हीनियस क्राइम कमिट कर सकता है और प्लान कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके भाइयों ने किया। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ हम आज 5 साल बाद इधर ड्रामे में देख रहे हैं। एंड इट मेक्स मी क्वेश्चन, तो एज क्रिएटर्स, एज प्रोड्यूसर्स, एज ड्रामा राइटर्स, डायरेक्टर्स, हम तो मूवी नहीं किए या हम रिसर्च ही नहीं करते। सॉरी, इतनी में जज्बाती हो जाती हूँ। हमें यही नहीं पता कि हमारे पास पहले क्या हो चुका है। हमने तब भी वजी के लिए जस्टिफिकेशन दी और आज हम अमार के लिए जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वजी ने तब भी गले लग के सॉरी बोला अपने भाई और बहन को, कुरान पढ़ रहा है एंड एवरीथिंग। आज अमार ने भी यही बोला कि ओ मुझे सॉरी, मुझे रियलाइज़ हो गया मैं नशे में नहीं हूँ, मुझसे गलती हुई। अपनी बहन को सॉरी बोला, माँ को सॉरी बोला, एवरीथिंग। क्या हो रहा है? एज ऑडियंसेस आई फील ऑल्सो, यू नो, हम राइटर्स डायरेक्टर्स की बात करें, लेकिन एज ऑडियंस ऑल्सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई एम सॉरी, आई थिंक हम इररिस्पॉन्सिबल हैं बाय सेइंग इट्स ओके टू शो समथिंग लाइक दिस, बिकॉज वी आर सेइंग हम एज ऑडियंसेस इतनी सख्त नहीं रखते सोचने की, हम शायद इतने इंटेलिजेंट नहीं है, सो आप जो दिखाएंगे हम चुप करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। माई अपॉलॉजीज, बट दैट्स हाउ इट कम्स अक्रॉस टू मी, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर कि वट हैपेंड इन द लास्ट 2 एपिसोड्स शुड नॉट हैव हैपेंड। एंड अगर मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, इवन देन इट वॉज बोरिंग टू सी दिस। इट वॉज सो बोरिंग एंड सो ड्रैग। पहले तो वो हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड कोर्ट का सीन, उसके बाद वो इमोशनल ड्रामा। वी डोंट वांट टू सी दैट। हमें नहीं देखना अमार की माफ़ी, हमें तो बुरहान और नशवा को देखना था। अगर आपने ड्रैग ही करना था, कोई नहीं डालना था सबक, तो हमारे नशवा के खूबसूरत मोमेंट्स दिखा देते, यू नो, एक कोर्ट केस में अच्छा सा दिखा देते, बुरहान को जीतते हुए दिखाते थे, चलिए वो कर देते। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये सब चीज़ें हो गई। सो मेरे लिए तो लास्ट 2 एपिसोड्स बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। आई वाज एक्चुअली वेरी सैड। मुझे ये चीज़ें बहुत बॉदर करती हैं। आई जस्ट फील दैट हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे पास इतने पावरफुल टूल्स हैं और हम कुछ कर ही नहीं रहे। अभी नेटफ्लिक्स पे वो एपिसोड आई है, शो आया एडोलेसेंस के नाम से, जो आई एम श्योर आप सबने किया होगा। इट्स टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट वॉच ड्रामा एंड इट इज़ ट्रेंडिंग, एवरीबडी इज़ वॉचिंग इट एंड people are actually thinking about it. That is how powerful content is. That is how powerful web series and dramas and films and even songs are. They create an impression, they create mindsets, they create thought processes. और आज की डिजिटल की दुनिया में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कि आप किसी एक नेशन को किस डायरेक्शन में भेज सकते हो, किस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि ड्रामा बहुत कुछ कर सकता था जो ड्रामे ने नहीं किया। मुझे कंटेंट बहुत इररिस्पॉन्सिबल भी लगा एंड उसके अलावा 1-2 और चीज़ें भी थी, जैसे अगेन यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड हम स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग की तरफ क्यों नहीं जा सकते, हम फोकस ग्रुप की तरफ क्यों नहीं जा सकते। आपका कैरेक्टर कह रहा है कि बिनिश इज़ माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। आपकी 30 एपिसोड्स में एक भी एपिसोड ऐसी नहीं थी जिधर मुझे ऐसा लगता कि ओ बिनिश एंड अमार हैव अ रियली क्लोज रिलेशनशिप। बिनिश तो बेचारी मुझे हार्मलेस सा कैरेक्टर साइड का लगता था जिसको घर वाले कोई अटेंशन नहीं देते थे। अब्बा ने बोला, बख्तियार ने, बिनिश मेरी जान का टुकड़ा, कहीं नहीं दिखाया दैट बिनिश इज़ सो इम्पॉर्टेंट। और अभी भी अब्बा भूल गए सब कुछ और सिर्फ जो है वो अमार के पीछे लगे हुए। सो इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू नो, अमार का कैरेक्टर क्या हुआ, अमार के थॉट प्रोसेस में ये क्यों नहीं दिखाया, व्हाट मेड हिम चेंज। बिनिश का रीज़न इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। बुरहान ने केस क्यों लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको नशवा चाहिए थी। फिर बुरहान ने क्या किया अमार के साथ, अमार के कन्फेशन में बुरहान का कितना ताल्लुक था। ये सब बातें जो है ना, दे आर नॉट क्लियर एंड इट लीव्स। अब माहीन का इतना बड़ा केस हुआ, उस केस को कहीं तो लगाते, बजाय इसके कि उसको सिर्फ एक छोटा सा टूल इस्तेमाल किया आपने अभी, उस पर भी कुछ नहीं, बस एक उसने तो वैसे ही कन्फेस कर लिया था।
अमार हैड ऑलरेडी कन्फेस्ड कि मैंने माहीन का ये किया, इस चीज़ का कन्फेशन कर लिया था कत्ल का, तो फिर माहीन केस आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो ऑलरेडी अपनी सज़ा कबूल कर चुका था। तो फिर पूरा जो आपने शुरू में दिखाया केस रीओपन करने की बात की, उसको यहाँ कहीं तो कनेक्ट करते, जो आपने नहीं किया। फिर एक और चीज़ जो मुझे अब तक 2 चीज़ें, ओके, अब तक अमार जो कुछ कर रहा था, मुझे कहीं बैक पे लगता था कि यार ये सही नहीं है जो अमार, देन आई केप्ट थिंकिंग कि नहीं, अमार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो रहा, वो सिर्फ दिखा रहे पेरेंटिंग, बट नाउ आई एम क्वेश्चनिंग, आई एम लाइक मे बी दिस इज़ व्हाट यू गाइज वर डूइंग, एंड नहीं होना चाहिए था। सो हम वेट कर रहे थे नशवा को कुछ होगा, वी वर वेटिंग के कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे अमार की चीज़ें समझ आ जाएंगी, लेकिन कुछ भी ड्रामे ने ऐसा नहीं किया कि आपको एक्सप्लेनेशन होती, क्लैरिटी होती। एंड इनफैक्ट नशवा के कैरेक्टर को एज अ कमोडिटी आपने थ्रू आउट यूज़ किया, एंड हम लास्ट मिनट तक वेट करते रहे कि नशवा स्टैंड ले। मुझे वो 2 जुमले नहीं चाहिए जो उसने तायाबू के सामने, बख्तियार के सामने बोले। मुझे नशवा चाहिए फाइट, मुझे नशवा का वो भाषण नहीं चाहिए थे, मुझे नशवा की वो तकरीर नहीं चाहिए थी विच वॉज टू प्रीची फॉर मी, आई डेंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल ऑफ दैट। मुझे नशवा वाकई फ़ाइट करती हुई चाहिए थी, प्रूफ करती हुई चाहिए थी, दिखाती हुई चाहिए थी कि उसने मेहनत की है, वो लॉयर है, फीमेल है, शी कैन स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ एंड शी कैन फाइट दिस केस, एंड शी इज़ फाइटिंग फॉर जस्टिस। एंड इतनी देर नशवा बोलती रही जस्टिस, एक जुमला कहलवा देते जिस पे आप बोलते कि अब तक मैं चुप थी, अब चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि नशवा अब तक चुप ही थी। हमने नशवा को कहीं भी बोलते हुए नहीं देखा, सवाई एक जगह जहाँ वो माहीन के उस पर था। शी नेवर रेज्ड हर वॉइस फॉर माहीन, शी नेवर सेड एनी थिंग अबाउट मैरिंग अ रेपिस्ट। हम ये सब चीज़ें वेट करते रहे इस उम्मीद पे, एटलीस्ट मैं करती रही कि शायद अमार की कोई रिडेम्पशन कहीं से लॉजिकल और वैलिड तरीके से दिखाई जाएगी, शायद बख्तियार वॉज इन्वॉल्व, शायद उसके दोस्तों ने रेप किया था, अमार ने नहीं किया था। हम इस डाउट की वजह से चलते रहे, बट इन द एंड क्या हुआ, हमें पता चला कि नहीं, हम सब गलत थे। ड्रामे ने तो सोचा हुआ था कि अमार को बेचारा दिखाना है और उसकी सारी गलती जो है उसके करतूतों की, वो उसके माँ बाप के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं है। सिद्रा के कैरेक्टर की रिडेम्पशन दिखाई, एंड में वो बोल रही है नशवा को हमने इसलिए लॉयर बनाया था कि वो ये करे। आई डेंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम सिद्रा, आई थिंक आई एक्सपेक्टेड सिद्रा टू से कि वो एज अ मदर बिल्कुल बेहाल हो जाती, लेकिन ये जुमला बख्तियार का था, ये जुमला उसका नहीं था, क्योंकि सिद्रा की आपने रिडेम्पशन की एवोल्यूशन आपने दिखा दी थी। तो बस ये चीज़ें बड़ी जज्बाती मेरी स्पीच थी भाई, बहुत जज्बाती हो जाती हूँ मैं। जिसको ना गो थ्रू इतनी चीज़ें मैंने लिखी, मुझे खुद ही अपनी राइटिंग समझ नहीं आती है कि मैं क्या करती हूँ, बट आई थिंक एट द मैं और सब चीज़ों को छोड़े मुझे बस इस बात का अफसोस है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और, ओके, ये मैंने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी लिखा और मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ इन केस लोगों को वहाँ से इतना समझ नहीं आ रही है। जाहिद अहमद का एक ड्रामा आया था बहुत पहले, जहाँ ही रेप्स सबा कमर के साथ था और वो सबा कमर के कैरेक्टर को रेप करता है, फिर उसकी रिडेम्पशन दिखाई थी, उसकी माफ़ी दिखाई थी, और फिर हमारे दिलों में उस कैरेक्टर के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग क्रिएट की गई थी। 5 साल पहले वजी के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ, इस बार अमार के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा हुआ। सो आई जस्ट क्वेश्चन कि एवरी टाइम द डायरेक्टर्स, द क्रिएटर्स, नॉट राइटर बट द क्रिएटर्स, प्रोडक्शन हाउस, क्रिएटर्स जब भी ना या फिर राइटर भी शायद इन्वॉल्व है, वो जब एक गुड लुकिंग हीरो को या मेन स्ट्रीम हीरो को आप रखेंगे, या वो बंदा जिसका मेन स्ट्रीम हीरो होने के चांस आपको पता चल रहे हैं, उसको आप इस तरह की कैरेक्टर में रखेंगे एज अ विलन, एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, तो आप उसको कभी गलत नहीं दिखा सकते क्या? आप हमेशा क्या उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक साइड, एक हल्का फुल्का लोगों के दिलों में सिंपैथी क्रिएट करेंगे? क्या ये ज़रूरी है? क्या हमारे यहाँ क्रिएटर्स में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतना स्टेमिना या इतना गट, इतनी क्या बोलूँ, इतना तप्पड़ ही नहीं है कि वो दिखाएं कि एक बहुत आपका मेन स्ट्रीम एक्टर भी जो है ना वो गलत है, वो नेगेटिव रोल में आया है, तो वो एंड तक गलत रहेगा, उसके लिए आप कोई सिंपैथी नहीं दिखाएंगे ऑडियंस के दिल में। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, एक और चीज़ जो मुझे लगी कि इतना आपने रियलिस्टिक दिखाया ड्रामे ने, एंड में आपने इतना अनरियल दिखाया। अमार जैसे लोग कभी रिडीम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो अब तक इतने केसेस जो हमारे यहाँ कोर्ट में हैं, उनमें से बहुत से लोग तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं ना और उनके केसेस हो जाते हैं। नहीं, आज से कितने साल पहले वो दैट सैड केस हैपन जहाँ पे मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे, सॉरी, जहाँ पे एक यंग लड़के को 2 लड़कों ने आके, कराची में रियल लाइफ है, हुआ था, एंड द होल कराची वोक अप एट दैट टाइम, सब लोग निकले थे, यूथ निकली थी, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे एंड एवरीथिंग, और आज तक वो केस चल रहा है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या उनको माफ़ी हो गई है या जो भी है। तो अगर
अगर ऐसे लोग जो पावर के नशे में या जो जिनका स्टेटस होता है या जो गलत कामों पे पड़ते हैं, नशा और ये सब चीज़ें होती हैं, ड्रग्स एंड हथियार होते हैं, अगर वो वाकई उनको अपनी गलती का एहसास होता और वो रिडीम कर वो अमार की तरह कॉन्शियस हो चुके होते, तो फिर तो अदालत में केसेस मुजरिम के अगेंस्ट कामयाब हो जाते ना। फिर तो हम जस्टिस के लिए नहीं भाग रहे होते, फिर तो हमें हर बार इस्लामाबाद जैसे केस के लिए जब आता है तो उसके लिए मुजाहरे नहीं करने पड़ते, सोशल मीडिया पे कैंपेन नहीं चलानी पड़ती, बिकॉज जस्टिस एग्जिस्ट, बिकॉज लोगों को एहसास हो जाता। बट ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग तो पावर के नशे में होते हैं, उन्हें लगता है उन्हें कोई चीज़ हाथ नहीं लगा सकती, एंड दे थिंक व्हाट दे डिड वाज राइट, इट्स मोस्ट प्रोबेबली अ गेम फॉर देम। सो आई जस्ट फील इट्स अनफेयर टू द कॉज। जब आप इतनी रियलिस्टिक चीज़ें दिखा रहे थे, इतना अच्छा दिखा रहे थे, तो आई विश वहाँ पे भी एंड तक भी सही हो जाता। मैं तारीफ में बस 2 चीज़ें कहना चाहती हूँ कि परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी टिल 30th एपिसोड। द ड्रामा डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, बट द लास्ट 2 एपिसोड्स वर अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। आई एम genuinely saying, and it's not just for the sake of criticizing or saying, our industry does need script doctoring, our industry does need focus group। दिखाइए कुछ लोगों को, ताकि जो लूप होल्स आपको शायद ओवरलुक हो गए हैं वो लोग वो पकड़ सकें, या कोई और सोल्यूशन निकालिए। कैरेक्टर्स आपके जिस लाइन पे चल रहे हैं वो वैसे ही रहने चाहिए जैसे वो होने चाहिए, वो इधर से उधर नहीं होने चाहिए, बिकॉज हमारे पास बहुत पोटेंशियल है एंड वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर पोटेंशियल टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। लास्ट वाला सीन बहुत खूबसूरत था, अच्छा था, बट क्योंकि और इतनी चीज़ें हो गई थी तो शायद इसलिए भी मैं कह रही हूँ अच्छा चलो कुछ तो अच्छा मिला हमें, बट क्यूट सीन था। आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप शेयर योर व्यूज़ विद मी in comments below and tell me, do you agree with what I'm saying or you have a different opinion? Take care and Allah Hafiz.